हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वन शॉट में। वादे के अकॉर्डिंग आ गए हैं मेरे भाई। और जो 6 सेमेस्टर वाले इंतजार कर रहे हो, टेंशन ना लेना। रात का 10 बजे 11 बजे वन शॉट पड़ेगा, इसके बाद उसी पे हम लोग लगे हुए हैं भाई। ठीक है, तो 2 घंटा देना। इस वीडियो के पढ़ने के बाद आ जाएगी वो वाली वीडियो भी भाई। तो सबसे पहले जिन लोगों का भी सेकेंड सेमेस्टर का जूलॉजी का पेपर है, जब है, जिनका कल है, अच्छी बात है, या जब आपका पेपर है, हम आपसे कह रहे हैं ये गागर में सागर या ब्रह्मास्त्र है कि आखिरी में चलाओगे और भैया खेल खत्म। तो इसमें सारी वो चीजें, सारे वो एलिमेंट्स हमने ऐड किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, सुबह से बहुत पढ़ाया है हमने ऑफलाइन भी, तो गले पे थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि चीजों को बना के रखें भाई। ठीक, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है वो है ब्लड। ब्लड से रिलेटेड, ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है ये आपसे पूछ सकता है। ब्लड क्या है पूछ सकता है। ब्लड ग्रुप क्या है ये भी पूछ सकता है। और हमने सब कुछ यहाँ पे कवर किया हुआ है। ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में, अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको दे देंगे। थोड़ा सा हम भगाते हुए चलेंगे, आप बाद में पीडीएफ पूरी एक बार पढ़ लेना और आराम से जाके लिखाना जाके भाई। ठीक है चलो, तो ब्लड क्या है? एक फ्लूइड है, यानी लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला एक तरल है। फ्लूइड का मतलब तरल होता है। कनेक्टिंग टिश्यू, टिश्यू समझते हो, ऊतक है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिकाओं के समूह को हम लोग ऊतक कहते हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। तो ब्लड क्या है? कनेक्टिंग यानी जोड़ने वाला एक ऊतक है जो बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा भाई? तो ऑक्सीजन, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करेगा। इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो कंपोनेंट्स इसमें क्या होते हैं? नंबर 1 तो प्लाज्मा। 55% ब्लड का जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा आपने देखा होगा, कभी चोट वोट लग जाए वहां पे पीली पीली लेयर बन जाती है, तो उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं भाई। ठीक, हमने लिखा भी है। यह येलो कलर का लिक्विड पार्ट होता है जिसमें लगभग 90 से 92% तक पानी होता है और बाकी प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, ठीक है, फाइब्रिनोजन है। इस तरीके की प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। जो बचा हुआ 45% पार्ट होता है मेरे भाई, वो क्या होता है? तो उसमें आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल होती हैं जो इम्यूनिटी का काम करती हैं, मतलब बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली को, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं जो ब्लड की क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग समझते हो, रक्त का थक्का जमना। थक्का का मतलब समझ रहे हो, उंगली यहां से कटी, खून चू रहा है, अब वो रुक गया, जम गया, उसे क्लॉट बोलते हैं, थक्का बोलते हैं भाई। ठीक, तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं? ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती हैं भाई। ठीक, ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन हम लोग श्वसन क्रिया में लेते हैं, CO2 को निकालते हैं, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का काम भी ब्लड करता है। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज लवण है, ग्लूकोज है, या जो भी हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, उनकी सप्लाई भी ब्लड करता है। बेस्ट प्रोडक्ट, जो भी मतलब सारी क्रियाएं होने के बाद जो भी फालतू बचेगा, बेस्ट बचेगा, कूड़ा कचरा बचेगा, उसे रिमूवल का काम भी ब्लड करता है। बॉडी के टेम्परेचर, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर, जो लोग अगर ऑब्जेक्टिव वाले इस वीडियो को देख रहे हो, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है मेरे भाई। ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात अगर हम लोग करें तो ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? मेनली आरबीसी, जो हम लोग की रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी सरफेस पर एंटीजन पाए जाते हैं। उन एंटीजन से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। इसके लिए ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करते हैं। अगर आरबीसी पर A एंटीजन है तो वो A ब्लड ग्रुप वाला होगा, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप वाला होगा, A और B दोनों है तो AB ब्लड ग्रुप वाला होगा, और कोई नहीं है तो O ब्लड ग्रुप वाला होगा भाई। ठीक है, O जो है, जैसे हमारा भी O ब्लड ग्रुप है, O यूनिवर्सल डोनर है, यानी ये सभी, कोई भी ब्लड ग्रुप है उसे O वाला ब्लड डोनेट कर सकता है। AB जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है। AB वाला मतलब बेकारी है सरल भाषा में, अब ऐसी लैंग्वेज ना ही इस्तेमाल करें कि किसी को बुरा लग जाए, लेकिन AB वाला किसी से भी ब्लड जो है वो ले सकता है भाई। ठीक है, अगर अब यहां पे सुनिए, हमने आपसे कहा कि जो भैया आरबीसी है उस पे क्या पाए जाएंगे? एंटीजन पाए जाएंगे, उससे ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा। और उसके बाद जो आरबीसी है उस पे अगर RH एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो अगर RH वाला एंटीजन है तब हम लोग उसे पॉजिटिव कहेंगे। लोग कहते हैं तुम्हारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, सुना है आपने, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो ये RH फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर RH वाला एंटीजन प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे A पॉजिटिव हो सकता है, B पॉजिटिव या B नेगेटिव हो सकता है, O पॉजिटिव या ये डिपेंड करेगा RH फैक्टर के ऊपर भाई। ठीक है,
फिर ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, तो हमने आपको बताया रक्त का थक्का जमना, उसे ही ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, पेपर में आता है, जिसमें ब्लड लिक्विड, इसमें हमने सब कवर किया है, वीडियो को लास्ट तक देखना। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जितने लॉन्ग क्वेश्चन है सब वीडियो के लास्ट में लगे हुए हैं, तो उस पार्ट को आप जरूर देखना भाई, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ब्लड लिक्विड से जेल बन जाता है। यानी भैया जो लिक्विड है जो द्रव की फॉर्म में है, उसे जमाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो जेल बन जाता है, ताकि ब्लीडिंग जो है, ताकि खून रुक जाए भाई, ठीक। कैसे ब्लड क्लॉटिंग होगी, तो जब भी कभी बॉडी को चोट लगती है, तो अभी हमने आपको बताया क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल किसका है, प्लेटलेट्स का। सुना होगा डेंगू वेंगू होता है तो प्लेटलेट्स जो है आदमी की कम हो जाती है, तो जब बॉडी में चोट लगती है तो प्लेटलेट्स वहां पे पहुंचती हैं। जब पहुंचेंगी तो फिर क्या करेंगी, केमिकल रिलीज करने लगेंगी, और वो कौन सा केमिकल होगा, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का केमिकल होगा। ये केमिकल क्या करेगा, ये कैल्शियम के साथ में मिलेगा, कैल्शियम के साथ मिलकर ये थ्रोम्बिन बना देगा। यानी ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कैल्शियम की भी जरूरत होती है, विकल्प का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो ये केमिकल क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाएगा, और थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो फाइब्रिनोजेन होता है इसे फाइब्रिन में बदल देगा, और जैसे ही फाइब्रिन बनेंगे, फाइब्रिन एक जाल बनाने लगेगा, एक नेट बनाने लगेगा, जिसमें आरबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये सब फंसना शुरू कर देंगे। और भैया जेल कैसे बनेगा यार, जब सारी चीजें जाल के अंदर फंस रही हैं, तो वो लिक्विड पार्ट, मतलब सारे जो अणु हैं वो पास पास आने लग रहे हैं, तो क्या होगा, प्लेटलेट्स वगैरह फंसेंगे, जिससे क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, और जो खून है वो रुक जाएगा भाई, ठीक। तो ये ब्लड का पूरा पोर्शन है, ब्लड से कोई भी क्वेश्चन बने आप आराम से कर पाओगे भाई, ठीक है। फिर मेरे भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां आपने 10th क्लास में पढ़ रखी हैं, इनमें से पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा है, ये ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करती हैं, यानी जो हार्मोन्स को उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग ग्लैंड्स यानी ग्रंथियां कहते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं, तो हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, यानी ये भी क्या है, रासायनिक मैसेंजर है, जो मैसेज को पहुंचाएंगे कि बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। यानी कोई फंक्शन कैसे होगा, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, ये हार्मोन मैसेज करेगा भाई, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी मास्टर ग्लैंड है, हमने इसे लिख दिया है, ये ब्रेन में होती है, ठीक, ब्रेन में होती है। बाकी जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां उन्हें कंट्रोल करती है। इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया ये सारी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, ये कुछ स्पेशल हार्मोन्स बनाती है जो दूसरी ग्लैंड्स को काम करने के लिए सिग्नल देती है। जैसे टीएसएच हार्मोन है, तो टीएसएच क्या करेगा, जो थायराइड ग्रंथि हमारी है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, इसकी कमी से घेंगा रोग, देखा होगा पुराने जमाने में नाटकों में ही आदमी के इंतजाम लटकने लगता था, तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता, तो थायराइड जो ग्लैंड है उसे कंट्रोल करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि से टीएसएच निकलता है। ऐसे ही एसीटीएच क्या कहता है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसे कंट्रोल करती है। एफएसएच और एलएच क्या करता है, ये जो रिप्रोडक्टिव हमारी ग्लैंड्स होती हैं उन्हें कंट्रोल करती है। तो अगर कहीं पूछ ले कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, तो भैया ये सबको कंट्रोल कर रही है, इस तरीके के जो भैया हार्मोन्स हैं उन्हें निकाल के उन्हें सिग्नल भेज रही है, ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कर रही है। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं, और इस वजह से ये जो स्पेशल हार्मोन्स बना रही है इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि क्या होती है बता चुके हैं, नेक में यानी गर्दन में होती है, इसकी कमी से क्या होता है, घेंगा नामक रोग हो जाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, तो आप आराम से इसे देख सकते हो, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करने का काम करती है। आयोडीन की कमी से, यही घेंगा बोल लो, उसे गोइटर भी बोल देते हैं, गोइचर भी बोलते हैं लोग अंग्रेजी में, जैसे पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ठीक, हिंदी में लिखिए ना घेंगा रोग हो जाता है। फिर थाइमस ग्लैंड एक बार पेपर में आई हुई है, तो ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये बॉडी की इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा जो है, रोगों से लड़ने की क्षमता है उस पर काम करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये चेस्ट में पाई जाती है, दिल के पड़ोस में। यह थाइमोसिन हार्मोन को बनाती है, यह बॉडी को इंफेक्शन से बचाने का काम करती है, यानी इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल है थाइमस ग्लैंड का भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है न्यूरॉन क्या होता है, तो न्यूरॉन उतना हम इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन भैया कहीं ना कहीं घूम फिर के पेपर में आ ही रहा है। आज के इस वन शॉट में जो भी कुछ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में आया हुआ है, और हमने कोशिश की है कि हम लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर करें इंपॉर्टेंट, ताकि आप पेपर अच्छा कर पाओ भाई, ठीक है। तो न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, कितनी सरल लैंग्वेज में हमने लिख दिया कि न्यूरॉन क्या है, एक विशेष तरीके की कोशिका, नाम ही है उसका तंत्रिका कोशिका, जो क्या करती है, जो बॉडी में जो हमारी नर्व इंपल्स है उसे रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। जो सरल भाषा में नर्व है, जो इंपल्स है उसे रिसीव करेगी और उसे वापस भेजने का काम करेगी। ये नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है, जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है, विकल्प का क्वेश्चन, वो क्या है, न्यूरॉन है भाई। 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 सेल बॉडी हो गई,
सेल बॉडी क्या करेगी, इसमें न्यूक्लियस होगा, ये कोशिका का मेन पार्ट होता है, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी सब यहीं होंगी। दूसरी क्या होती है, डेंड्राइट्स होती है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस, छोटी छोटी शाखाएं होती हैं जो सिग्नल को रिसीव करने का काम करती हैं। तीसरी एक्सॉन होगी, ये सबसे लंबी फाइबर होती है जो सिग्नल को आगे भेजने का काम करेंगी। तो भैया एक सबसे पहले क्या, पूरी सेल की बॉडी है, ठीक सीधी सी बात है, उसी में न्यूक्लियस वगैरह सब पाया जाएगा, पूरी बॉडी है। दूसरी डेंड्राइटिस क्या करेगी, सिग्नल को रिसीव करेगी। एक्सॉन क्या करेगी, सिग्नल को भेजने का काम करेगी। यही तो भैया काम है न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या करेगा, सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और भेजेगा। फंक्शन क्या है, तो जो स्टिमुलस है उसे रिसीव करेगा, सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करेगा ताकि चीजें कंटिन्यू हो पाए भाई, ठीक है। तो न्यूरॉन के बारे में पढ़ लेना, अगर शॉर्ट में कहीं आ जाए तो आप आराम से लिख पाओगे। वैक्सीन क्या होता है, ये वैक्सीन शब्द पहले शायद आपको ना पता हो, लेकिन कोरोना के बाद खूब पता चला। वैक्सीन को हम लोग टीका कहते हैं। तो वैक्सीन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है, यानी एक बनाया हुआ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो बॉडी को किसी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार करता है, डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। वैक्सीन में क्या होते हैं, वीक या डेड पैथोजन, कमजोर या मरे हुए समझते हो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये बॉडी में जाएंगे और ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। बॉडी हमारी एंटीबॉडीज बना लेगी, एंटीबॉडीज उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे भैया, जो भी उनके बैक्टीरियाज हैं। तो फ्यूचर में जब कभी भी सेम बीमारी आती है तो बॉडी रेडी रहती है। बॉडी कहते हैं अच्छा तुम वही हो जो पहले आए थे, तो एक बार अगर कोरोना हो गया तो फिर अगर ठीक हो गए तो फिर बॉडी में एंटीबॉडीज बन गए, तो दोबारा अगर कोरोना फिर कोई दिक्कत नहीं, आओ शरीर हमारा लड़ता रहेगा। तो इस तरीके से चीजें चलती रही। इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो बीमारियां हैं उनसे प्रोटेक्शन में मदद करती है, इम्यूनिटी को डेवलप करती है, इन्फेक्शन से बचाती है, जो भी एपिडेमिक कोई बीमारी वगैरह या कुछ भी है उसमें कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे पोलियो की वैक्सीन बनी, BCG बना टीका, सबके लगता ही है बचपन में, कोविड-19 की वैक्सीन बनी। तो ये सारी चीजों में वैक्सीन हेल्प करती है और वैक्सीन पेपर में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। यूरिया फॉर्मेशन लीवर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे लीवर में यूरिया का निर्माण कैसे होता है। तो ये यूरिया साइकिल कहलाता है, बहुत आसान है। यूरिया निर्माण करना एक प्रोसेस है जिसे लीवर क्या करता है, जितनी भी टॉक्सिक जो खतरनाक अमोनिया है उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है ताकि बॉडी हमारी सुरक्षित रहे। इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल कहते हैं। स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले लीवर में अमोनिया और CO2 आपस में मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होगा, मिलने के बाद कार्बोमोइल फॉस्फेट बन जाएगा। ये फॉस्फेट ऑर्निथीन से मिलकर, देखो ऑर्निथीन है तो ऑर्निथीन से मिलकर क्या बना लेगा, सिट्रुलिन बना लेगा। सिट्रुलिन अर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा और जब ये आखिरी में कन्वर्ट होकर टूटेगा तो टूटने के बाद ऑटोमेटिक जो ऑर्निथीन एक तरीके से ये क्या कर रहा है, उत्प्रेरक जीजा मौसा वाला काम कर रहा है कि तुम्हारी बारात करा दी, यूरिया बनवा दिया, अब आखिरी में अपने आप अलग हो गए। तो जो ऑर्निथीन है वो दोबारा से बन जाएगा और यूरिया का निर्माण हो जाएगा। तो केवल 4 स्टेप का प्रोसेस है। अमोनिया में CO2 मिला, मिलने के बाद कार्बोमोइल बना, ये कन्वर्ट हुआ आर्जिनिन में, आर्जिनिन टूटा और टूटने के बाद यूरिया बन गई, बात खत्म हो गई, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है लिपिड, बसा क्या होते हैं, तो ये भी पूछ सकता है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, लेकिन जो कार्बनिक विलायक हैं, चाहे वो ईथर हो जाए, ये जो भी कार्बनिक विलायक हैं उन सब में ये आसानी से घुल जाते हैं। लिपिड की बात करें तो सिंपल लिपिड होते हैं जिनमें फैट है, ऑयल है, ट्राइग्लिसराइड है, ये सब आ जाएंगे सिंपल लिपिड में। कंपाउंड लिपिड होता है जिसमें लिपिड और कंपाउंड दोनों होंगे, जैसे फास्फोलिपिड हो जाता है। फिर डिराइव्ड लिपिड भी होते हैं जिनमें कुछ ब्रेकडाउन, टूटे हुए, अलग किए हुए, बनाए हुए प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंतर्गत आ जाता है। इनका फंक्शन क्या होता है मेरे भाई लिपिड का, तो ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, हीट को खत्म होने से रोकते हैं, बॉडी की हीट को बनाए रखते हैं और हार्मोन को बनाने में ये मदद करते हैं भाई, ठीक है। फिर एक सम स्थिति है होमियोस्टेसिस, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, शॉर्ट में बन सकता है, इसका पूरा लॉन्ग भी हमने नीचे लगाया हुआ है, उसे भी पढ़ना आप। तो होमियोस्टेसिस क्या होता है, होम मतलब सेम, होमो का मतलब सेम होता है। तो जब बॉडी हमारे अंदर का टेम्परेचर वैसा ही रहे, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 है, तो बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर गर्मी हो, ठीक, हमें ये जब हमें पसीना निकल रहा, क्यों निकल रहा, क्योंकि हमारी बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखना चाह रही है। बाहर का टेम्परेचर हो सकता है 40 हो और हमारा टेम्परेचर 37 है, तो ऊष्मा अंदर आने की कोशिश कर रही है, तो पसीने के रूप में बाहर निकाल नकूल के इंतजाम, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है ओवरऑल। तो वह प्रोसेस जिसमें बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखती है, होमियोस्टेसिस कहलाता है। जैसे बॉडी का टेम्परेचर 37 मेंटेन कर लेना, ब्लड की शुगर लेवल को कंट्रोल करना, वाटर का बैलेंस, जैसे अभी मान लिया हमें पानी की कमी लग रही है तो तुरंत प्यास लगने लगेगी, बॉडी कहेगी पानी लाओ भैया, पानी की कमी, वाटर को बैलेंस करेगी। तो ये सब कहलाता है होमियोस्टेसिस भाई, पेपर में काम में आ सकता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, बहुत सरल है, ग्लूकोज को ग्लाइकोज, बहुत बार विकल्प में आता है और इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल मिल जाए आपको।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये लीवर और मसल में होने वाली रिएक्शन है। होता क्या है इसमें? सरल है। सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, फिर ये ग्लूकोज 1 फास्फेट में बदल जाता है, और आखिरी में ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लाइकोजन में बदल जाता है। कुछ कठिन नहीं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज 1 फास्फेट, और 1 फास्फेट से लास्ट में ग्लाइकोजन बन जाता है। बात सरल है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। ठीक है। इंसुलिन हार्मोन इसे इंक्रीज, यानी इस रिएक्शन को कराने के लिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने के लिए इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है भाई। ठीक है। एक क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? तो भैया इस प्रोसेस में ग्लूकोज टूटकर पायरुवेट बना लेता है। उसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, इसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनेगा, 2 पायरुवेट बनेंगे भाई। ठीक, कैसे बनेगा? अच्छा, और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। ये कहां होगा? तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। यह रेस्पिरेशन का पहला स्टेप होता है कि भैया श्वसन क्रिया वगैरह अगर करनी है तो हम लोगों को जरूरत पड़ेगी ग्लूकोज को तोड़ने की। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो शरीर को चलाने के लिए एनर्जी तो चाहिए ही है। तो रेस्पिरेशन के लिए ये पहला स्टेप होता है, श्वसन क्रिया का पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस भाई। ठीक, इसे आप पढ़ लेना। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है भैया कि जब भी कभी लिपिड किससे जुड़े होंगे? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह से कनेक्टेड होंगे, तो बे लिपिड जो कार्बोहाइड्रेट से जुड़े होते हैं ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन, जो कोशिका की झिल्ली होती है, और जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनमें पाए जाते हैं। ये सेल को पहचानने में मदद करते हैं। जैसे एक दो नाम आप लिख सकते हो, हमने 2 लिख दिए हैं। आप एक सेरेब्रोसाइट्स याद कर लो, ठीक है, दूसरा गैंग्लियोसाइट्स हो सकता है। दोनों याद कर लो, बहुत अच्छा है, शॉर्ट में आएगा 2-3 नंबर में, तो आपके काम में हो सकता है। ग्लाइकोलिपिड मतलब ग्लाई मतलब ग्लूकोज टाइप कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड कहलाएगा ग्लाइकोलिपिड भाई। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है पेस मेकर, ये भी शॉर्ट में बन सकता है। पेस मेकर जो पेस को बनाए रहे, हमारी धड़कन को बनाए रहे। तो कभी देखा होगा किसी किसी का दिल गड़बड़ हो जाता है तो अलग से पेस मेकर पड़ता है। ठीक, उनकी हार्ट बीट अगर मैनेज नहीं हो रही होती है, तो हमारा SA नोड जो है वो नेचुरल पेस मेकर होता है, जो धड़कन की बीट को बनाए रखता है। इस एक बीट को ही हम लोग क्या कहते हैं? जो एक बीट पूरी होती है उसे कार्डियक साइकिल बोल देते हैं। ये भी पेपर में पूछता है। और हमारे जो हार्ट है उसकी कार्डियक साइकिल कितनी होती है? 0.8 सेकेंड होती है लगभग भाई। ठीक है। तो पेस मेकर क्या है? वह स्ट्रक्चर जो हार्ट की धड़कन, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, बनाए रखता है, पेस मेकर कहलाता है। SA नोड, ये विकल्प का क्वेश्चन है। नेचुरल पेस मेकर होता है ये हमारे कहां? तो सबको पता है भैया, हमारा जो दिल है उसमें 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। तो उसी तरीके उसे इंग्लिश में बोल लो मेरे भाई। तो राइट एट्रियम जो होता है उसमें पाया जाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है, और जनरेट करने से ये हार्ट हमारे दिल में बिखर जाते हैं, और हमारी जो बीट है वो चलती रहती है भाई। ठीक है। रैंसिडिटी क्या होता है? तो ये विकृत गंधिता है। कभी कभी देखा होगा चीजें मठरी लेके आए, सड़ गई, खराब हो गई, तो जो मठरी खराब हो जाती है उसमें महक आने लगती है, टेस्ट बदल जाता है, इसे विकृत गंधिता या रैंसिडिटी बोलते हैं। तो वह प्रोसेस है जिसमें फैट है, ऑयल है, ये सब ऑक्सीकृत होकर वायु के संपर्क में आके खराब हो जाते हैं, उनमें बुरी महक आने लगती है, टेस्ट खराब हो जाता है, पुराना तेल हो गया, चिप्स का कोई खुला हुआ पैकेट पड़ा रह गया, इस तरीके की चीजें रह गई। प्रिवेंशन वही है, हवा के संपर्क में ना आने दो, एयर टाइट कंटेनर में रखो, फ्रिज में रखो, लाइट और हीट से दूर रखो, तो चीजें व्यवस्थित बनी रहेंगी भाई। ठीक, ये क्वेश्चन भी पेपर में बन सकता है। फिर है मेरे भाई एंटी डाईयूरेटिक, ध्यान से समझिए, ये हार्मोन भी पेपर में आता रहता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या होता है? शॉर्ट में इसे हम लोग ADH बोलते हैं। ये एक हार्मोन है जो बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, यानी हमारे शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस करने का ये काम करता है, यूरिन को कम करने का काम करता है। ठीक भाई, इसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। ये हाइपोथैलेमस में बनता है, ब्रेन में बनता है बेसिकली। ठीक है। और पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथि होती है उससे रिलीज होता है, किडनी पर काम करता है, और बॉडी को डिहाइड्रेशन से, पानी की कमी वगैरह होने से बचाता है भाई। ठीक है। तो इसके हार्मोन के बारे में आप पढ़ लेना, पेपर में ये बनता है। कोरी साइकिल क्या होता है? तो ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है, हमारी जो मसल्स में लैक्टिक एसिड बनता है वो लीवर में जाकर फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। इस साइकिल को ही हम लोग कोरी साइकिल बोलते हैं। इंपॉर्टेंस ये है, एनर्जी की सप्लाई, जब ग्लूकोज मतलब क्या? एनर्जी, तो एनर्जी की सप्लाई मेंटेन रहती है, लैक्टिक एसिड रिमूव होता रहता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता रहता है, और मसल का जो फैटी है वो भी कम करता रहता है भाई। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है मायोजेनिक हार्ट क्या होता है? तो मायोजेनिक हार्ट क्या है?
वो हार्ट होता है जिसमें हार्ट बीट का इंपल्स अपने आप हार्ट मसल से ही जनरेट होता है। जैसे मनुष्य का हार्ट, जो भी हमने आपको ऊपर बताया भी कि हमारे हार्ट के अंदर ऐसे नोड है, नेचुरल पेस मेकर है, जो मोमेंटम है उसे बनाए रखता है, हार्ट बीट को बनाए रखता है। ऐसे हार्ट को ही हम लोग मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। हमने एग्जाम्पल भी ये लिखा है, जैसे ह्यूमन हार्ट होता है जिसमें पेस मेकर ऐसे नोड होता है और ये मोमेंटम को बनाए रखता है भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर एस्ट्रोजेंस क्या होते हैं, सबको पता है, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं, ठीक, जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं। तो हमने लिखा भी है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये कहां बनेंगे, तो महिलाओं में ओवरी पाई जाती है तो ओवरी में बनते हैं। कुछ अमाउंट इसका प्लेसेंटा में भी बनता है। प्लेसेंटा मतलब क्या होता है, जो हमारे जो भ्रूण होता है, जो बच्चा बन रहा होता है, सरल भाषा में बताएं तो उसे भोजन पहुंचाने का काम करता है, वो प्लेसेंटा होता है भाई, ठीक है। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। क्या फंक्शन है, तो जो फीमेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं महिलाओं के अंदर, मतलब आपने देखा होगा लड़कों के दाढ़ी मूछें आनी शुरू हो जाती हैं, लड़कियों की आवाज बदलनी शुरू हो जाती है, तो जो फीमेल कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से आते हैं। जो पीरियड्स वगैरह आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों में होता है, बच्चियों में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, ठीक है, संतान उत्पन्न करने वाले, उनकी ग्रोथ है या फिर एवोल्यूशन होता है, जो भी सारे प्रोसेस हैं, ओवरऑल जितना भी प्रोसेस है महिलाओं से रिलेटेड, जिससे एक महिला बन रही है, वो सब कुछ होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। पुरुषों में कौन होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तो फिर बहुत सारी समस्याएं लोगों को हो जाती है, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है भाई, ठीक है। कीटोजेनेसिस क्या होता है, ये भी सरल है, पेपर में आता है। वो प्रोसेस जिसमें फैट से कीटोन बॉडीज बन जाती हैं, यानी बसा से कीटोन की बॉडीज का बनना कीटोजेन, नाम ही है कीटोजेनेसिस, तो कीटोन की बॉडी बनेगी। कीटोन बॉडी क्या होती है, जिनमें कीटोन ग्रुप होता है, CO। तो जब बॉडी में ग्लूकोज कम होने लगता है, जब बॉडी में क्या कम होता है, ग्लूकोज कम होता है, तो ये लीवर में प्रोसेस होता है। जैसे एसिटो एसीटेट है, एसीटोन है, ये सब कीटोन बॉडीज हैं, ये एनर्जी को प्रोवाइड करती हैं। जब ग्लूकोज कम होने लगता है तो बॉडी इन्हें बना के अपनी एनर्जी को पूरा कर लेती है इस प्रोसेस के जरिए भाई, ठीक है। ज़्विटर आयन क्या है मेरे भाई, तो हमने आपको बता रखा है कि भैया जो प्रोटीन होते हैं, अभी लास्ट में प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी हमने कराया हुआ है, लॉन्ग में आ सकता है। तो जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे बनते हैं, बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में मिलते जाते हैं और प्रोटीन बनते हैं। उन्हीं में से एक एमिनो एसिड हमने यहां उठाया है NH2CH2COO, जिसका नाम ग्लाइसिन है भाई, ठीक। तो अभी तो ये केवल एमिनो एसिड है भाई, ठीक, ग्लाइसिन। लेकिन अगर यहां से एक H हटे, इन्हें मिल जाए, तो इनके पास H एक्स्ट्रा हो गया तो इनके ऊपर प्लस आ जाएगा, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने लिखा वो मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज अवेलेबल होते हैं, और प्लस माइनस दोनों है। इसका मतलब ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। इसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ज़्विटर आयन। और यही हमने बना के दिखा दिया भैया कि हमने ले लिया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड क्यों कहना है, क्योंकि इसमें एमीन ग्रुप है। एमीन समझते हो क्या होता है, एमीन का मतलब होता है NH2, तो ये एमीन है। एसिड का मतलब होता है COOH, तो ये एसिड है। तो एमीन और एसिड दोनों है, इसलिए एमिनो एसिड है भाई। ये वाटर में घुल जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव नहीं करते हैं, तो इस तरीके से ये काम करते हैं भाई, ठीक। हीमोग्लोबिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेपर में आ सकता है। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर भी होता है उसमें भी बीच में Fe डबल पॉजिटिव होता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, तो क्या होता है मेरे भाई, आयरन पाया जाता है जो RBC में अवेलेबल होता है। इसी के चक्कर में वो रेड है, रेड ब्लड सेल क्यों है, क्योंकि हीम है, हीमोग्लोबिन की वजह से है। और ऑक्सीजन को लाने ले जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का ऑक्सीजन को काम भी हीमोग्लोबिन करता है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड समझते हो, एक एमिनो एसिड है, एक और एमिनो एसिड है, दोनों जुड़ेंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। और बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं, या सरल भाषा में प्रोटीन कह देते हैं। तो इसमें 4 प्रोटीन पाए जाते हैं। आप ऐसे समझ लो कि भैया आयरन और प्रोटीन दोनों मिलकर हीमोग्लोबिन बना देते हैं। हर चेन में एक हीम ग्रुप पाया जाता है। हीम में ही क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन ही ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। क्यों करता है, क्योंकि मेरे भाई सबको पता है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन को 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये पॉजिटिव वाले बंदे हैं तो प्लस वाला माइनस वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो आयरन ही ऑक्सीजन को बांधने का काम करता है। काम क्या है, तो ऑक्सीजन को लाना ले जाना हो गया, CO2 को लाने ले जाने का काम हो गया, ब्लड की pH वैल्यू को कंट्रोल करना हो गया। ये सारे काम होते हैं हीमोग्लोबिन के। महिलाओं में अगर बात करें तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 से 16
और मेल में 13 से 18 के करीब होना चाहिए भाई। ठीक, इसकी कमी अगर हो जाए तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग है, कमजोरी लगने लगेगी, थकान लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, ये सारी चीजें रहती हैं भाई। ठीक है, राइबोजाइम्स ये भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्या होते हैं? तो वो आरएनए मॉलिक्यूल जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। जो हम एंजाइम का काम क्या है? हमारी बॉडी में अगर हमें हंसी भी आ रही है एंजाइम की वजह से, हमारा पाचन हो रहा है भोजन का एंजाइम की वजह से। तो एंजाइम क्या है? जो बॉडी में विभिन्न क्रियाओं को करा रहे हैं वो एंजाइम है। तो जो एंजाइम की तरह ही काम करता है राइबोजाइम कहलाता है। जैसे आरएनए, ये आरएनए को कट करता है, जोड़ता है, प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, जीन एक्सप्रेशन, जीन को व्यक्त करने में, कंट्रोल करने में मदद करते हैं। उसके बाद देखा थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? ये वही प्रोसेस है। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी अपना टेम्परेचर खुद कंट्रोल कर ले, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, वही प्रोसेस है भाई। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। कैसे होता है ऊपर बता चुके हैं। हाइपोथैलेमस की वजह से ये होता है, जो हमारे ब्रेन में कंट्रोल, ब्रेन में बनता है। और पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है, मास्टर ग्रंथि, उससे ये निकलता है भाई। ठीक, एनिमल्स दो तरीके के होते हैं, एक जो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो उसमें मनुष्य आ जाएगा। दूसरे वो होते हैं जो नहीं रख पाते हैं, तो उसमें भैया रेप्टाइल्स वगैरह, रेंगने वाले, ये सब आ जाएंगे उसके अंतर्गत भाई। ठीक है, फिर एक टॉपिक है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। देखो भैया दो शब्द हैं, एक पेप्टाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। पेप्टाइड क्या होता है? आपको बताया हमने, एमिनो अम्ल जुड़ेंगे और पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे, जब पेप्टाइड, दो एमिनो अम्ल के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, बहुत सारे जुड़ेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। ठीक, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो हम लोगों ने डीएनए पढ़ा है, आरएनए पढ़ा। तीन चीजें होती हैं, नंबर 1 बेस यानी क्षार होंगे, नंबर 2 शुगर यानी शर्करा होगी, और नंबर 3 फास्फेट ग्रुप होगा। तीनों को मिला दोगे तो वो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये वो बेसिक यूनिट है जो डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो बेस होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार बोलते हैं जिन्हें। प्यूरिन और पिरिमिडीन दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्टिव में काम में आएगा। प्यूरिन में कौन कौन होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन आते हैं। पिरिमिडीन में साइटोसिन, थायामीन और यूरेसिल आते हैं। हमने आपको बताया बेस, फिर शर्करा होगी, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होगी, आरएनए में राइबोस शर्करा होगी, और फास्फेट ग्रुप, तीनों मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये डीएनए आरएनए को न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम करते हैं, जीन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, ट्रांसफर करने का ये काम करते हैं भाई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है रेस्पिरेशन क्या होता है? तो आपको पता है श्वसन क्रिया है, ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, CO2 को निकालते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करती है और CO2 को निकालती है। अब निकालेंगे नहीं वरना जुकाम भी है, तो नाक बाहर निकल गया। CO2 को निकालती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिस इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। ठीक, दो तरीके का हो सकता है, ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन, आपने पढ़ा हुआ है। तो जो एरोबिक होता है वो ऑक्सीजन के साथ होता है, ज्यादा एनर्जी निकलती है। जो एनएरोबिक होता है वो ऑक्सीजन के बिना होता है, इसमें कम एनर्जी निकलती है। ये बॉडी के सारे काम के लिए जरूरी होता है और एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ठीक, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्णक हैं जो श्वसन क्रिया में काम में आते हैं भाई? तो वो सब्सटेंस, ऑक्सीजन को ले जाने के लिए कौन चाहिए? हीमोग्लोबिन, तो वो भी पिगमेंट में आ जाएगा। तो हमने लिख दिया, जैसे हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है, इसका कलर लाल होता है, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। ऐसे हीमोकाइनिन भी होता है जो कॉपर को कंटेन करता है, ब्लू कलर का होता है। ऐसे ही हीमोराइथ्रिन भी होता है जो कि आयरन को कंटेन करता है, पिंक या वॉयलेट कलर का होता है। तो इस तरीके की चीजें चलती हैं मेरे भाई। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है नेफ्रॉन क्या होता है? तो भैया नेफ्रॉन क्या होता है? तो नेफ्रॉन क्या है? जो हमारी किडनी है उसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, जो इकाई है, उसे ही हम लोग, यानी हमारे किडनी का जो छोटा पार्ट है उसे ही हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। और किडनी का मेन काम क्या है? यूरिन को, हमारी जो बाथरूम है उसे प्रोड्यूस करना, यूरिन को फॉर्मेट करना, इसका काम होता है। दो तरीके के ये होते हैं। ठीक, इनके मेन फंक्शन की बात करें तो कैसे करते हैं भाई? 3 स्टेप में काम करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो काम की हैं वो भी निकल जाती हैं, ग्लूकोज वगैरह। तो दूसरे स्टेप में रीएब्जॉर्प्शन होता है। यूजफुल सब्सटेंस जो ग्लूकोज है, पानी है, इन सबको वापस ब्लड में लिया जाता है। और आखिरी में क्या होता है? आखिरी में मेरे भाई जितना भी फालतू बेस्ट सब्सटेंस होगा वो ट्यूबवेल्स में ऐड हो जाएंगे और बाथरूम के रूप में अलग हो जाएंगे। ठीक, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स होते हैं। ये भी विकल्प का क्वेश्चन है। ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं और वाटर के बैलेंस को बना के रखते हैं भाई। ठीक, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? ये हमने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसे पढ़ लेना। क्रेब्स साइकिल भी पेपर में आता है। क्या होता है? तो ये एक प्रोसेस है, नाम ही है उसका सिट्रिक एसिड साइकिल, जिसमें क्या होता है, जो एसिटिल कोएंजाइम है
एसिटिल CoA है वो क्या होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज हो जाता है और एनर्जी को बनाने का काम करता है। कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस है, सारी ऊर्जा ATP के रूप में यहीं बनती है, तो यहीं पे ये प्रोसेस होता है। स्टेप क्या होते हैं, तो सबसे पहले जो एसिटिल CoA है वो किससे मिलेगा, वो ऑक्सैलो एसीटेट से मिलेगा। क्या बन जाएगा, सिट्रिक एसिड बन जाएगा। सिट्रिक एसिड धीरे धीरे टूटेगा, CO2 रिलीज होगी, ठीक, सिट्रिक एसिड धीरे धीरे टूटेगा, CO2 रिलीज होगी, और फिर क्या बनेगा, इससे NADH है, FADH2 है, ATP है, ये सारे हार्मोन्स और ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये सब एनर्जी की फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो जैसे शुरुआत में रिएक्ट किया था वही जीजामोसा टाइप, रिएक्शन करने के बाद वो फिर से बन जाता है, और इस तरीके से पूरा ये चक्र बार बार चलता रहता है भाई, ठीक है। उसके अलावा है यूरेरोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं और यूरोकोटेलिक एनिमल्स क्या होते हैं। यूरियो और यूरिको दोनों ही बहुत आसान है, शॉर्ट में पूछ सकता है। ऐसे एनिमल जो नाइट्रोजनस जो बेस होता है उसे यूरिया की फॉर्म में अलग करते हैं, जैसे मनुष्य है, मैमल्स हैं, ये सब यूरिया की फॉर्म में अलग करते हैं, और जो यूरिक एसिड की फॉर्म में अलग करते हैं, जैसे पंछी हैं, रेप्टाइल्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो दोनों में इतना फर्क है। मनुष्य क्या करता है, जितना भी फालतू इंतजाम है, जितना भी कूड़ा करकट है शरीर के अंदर का, वो यूरिया की फॉर्म में अलग निकाल देता है, और ये लोग क्या करते हैं, ये पंछी वगैरह जो होते हैं ये यूरिक एसिड की फॉर्म में अलग कर देते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद स्केलेटल मसल्स फाइबर क्या होते हैं, ये भी शॉर्ट में पूछ सकता है। तो ये लंबे सिलेंड्रिकल मसल्स फाइबर्स होते हैं जो हड्डियों से जुड़े होते हैं और बॉडी के मूवमेंट में इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दो तरीके के होते हैं, रेड मसल फाइबर होते हैं और व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं। ये धीरे काम करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, ये जल्दी काम करते हैं तब भी जल्दी थक जाते हैं। नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं और एनर्जी के लिए ATP को यूज करते हैं, जो ATP हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिल जाती है। ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है, तो एक बार आप इसे देख लेना भाई। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। इसमें मेन रोल केवल दो चीजों का होता है, एक जो डायाफ्राम है, हमारा जो हृदय है वो हो गया उसका डायाफ्राम, और एक रिब्स होती है, इन दोनों का मूवमेंट होता है। श्वसन क्रिया लेते हैं, अंदर खींचा, डायाफ्राम क्या करता है, नीचे चला जाता है, ठीक। चेस्ट जो कैविटी है वो बड़ी हो जाती है, जो हवा होती है हमारे लंग्स में चली जाती है। उसके बाद दोबारा से छोड़ते हैं, डायाफ्राम फिर ऊपर आ जाता है, कैविटी फिर छोटी हो जाती है और हवा बाहर निकल जाती है। इस प्रोसेस से O2 अंदर जाता है, CO2 बाहर निकल जाता है। बेसिक प्रोसेस है, एक बार पढ़ लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक। ECG क्या होता है, तो ECG क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो मतलब दिल, हार्ट। तो ECG एक क्या है, टेक्निक है जिससे हमारा जो दिल है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव दिखाई देती है। ECG का यूज जो हमारी हार्ट की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, कोई बीमारी वगैरह अगर है उसे डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद सिनेप्स क्या होता है ये पूछ सकता है, तो शॉर्ट में हमने लिख दिया है, वो जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ने वाला, जहां पे दो न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़े होंगे और ये न्यूरॉन इसे सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, उसे सिनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन में नर्व इंपल्स आएगा, एक में सिग्नल आएगा, ये सिनेप्स तक पहुंचेगा, जॉइंट तक पहुंचेगा और वहां से केमिकल रिलीज होगा तथा नेक्स्ट न्यूरॉन को ये सिग्नल ट्रांसफर कर देगा। दो तरीके के होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है जो डायरेक्ट सिग्नल ट्रांसफर कर देता है, एक केमिकल सिनेप्स होता है जिसमें क्या चाहिए होता है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसके जरिए ये सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा ये जो गोनेट्स हैं भाई, ठीक, ये भी बहुत आसान है। कशेरुकी में पाए जाए, कशेरुकी क्या होते हैं, हम लोग भी कशेरुकी में आते हैं, जिनमें बैकबोन होती है, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें हम लोग कहते हैं कशेरुकी। उनके गोनेट्स के बारे में पूछा है, तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, सबको पता है। महिलाओं में क्या होती हैं, ओवरीज होती हैं, ठीक, जो ओवम बनाती हैं। पुरुषों में क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक, टेस्टिस से, और उनका रिप्रोडक्शन से बच्चा बनता है भाई, ठीक है। तो ये गेमेट्स और सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जितने कशेरुकी कौन होते हैं, जिनमें बैकबोन होती है, हमने लिख भी दिया भाई, ठीक है। दो तरीके के होते हैं, एक तो मेल वाले होंगे जिसे टेस्टिस बोलते हैं, इसमें स्पर्म बनता है। अभी हमने आपको बताया पुरुषों का हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, ये मेल कैरेक्टर डेवलप करते हैं। फीमेल वाले जो होते हैं वो एग बनाते हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये फीमेल कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं भाई, ठीक। कार्डियक साइकिल हमने शॉर्ट में लिख दिया है, अभी बताया भी था। पूरी जो हमारी एक कंप्लीट हार्ट बीट का प्रोसेस है, जिसमें हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, जो हमारा पूरा दिल एक साइकिल कंप्लीट करता है उसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। 0.8 सेकंड में ये लगभग कंप्लीट हो जाती है भाई, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पेपर में लॉन्ग में बनता है, तो नाम ही है उसका कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट को
कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। काहे से मिलकर बने होते हैं? तो भैया ये CHO से मिलकर बने होते हैं। C, H, O से ये मिलकर बने होते हैं, हमने लिखा भी है। CHO से मिलकर बने होते हैं। अगर दिख ना रहा हो तो हम बोल रहे हैं। हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। मेनली कहां से मिलते हैं? तो स्टार्ची फूड है, जैसे ब्रेड है, पास्ता है, चावल हैं, आलू हैं, इन सब में ये पाया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इन्हें हम दो प्रकार से बांटते हैं। एक शर्कराएं शुगर होती हैं, एक नॉन शुगर होती हैं भाई, ठीक। तो हमने लिखा कि भैया इन्हें दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। नंबर एक क्या होती हैं? शर्कराएं। शर्कराएं कैसी होंगी भाई? जाहिर सी बात है मीठी होंगी। शर्कराएं हैं तो स्वाद में मीठी तो होंगी। तो ये कलरलेस होती हैं, वाटर पानी में घुल जाती हैं। थोड़ा हम बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे, बाकी हम पढ़ भी रहे हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। इसके बाद एक दो पन्ने ही रेड हैं, बाकी तो कोई समस्या नहीं, PDF भी आपको दे रहे हैं। तो कलरलेस हैं, पानी में घुल जाती हैं और टेस्ट में मीठी होती हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया। देखो भैया समझो, सबसे पहले क्या हो गया? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आ गए। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के हो गए, शुगर और शर्कराएं और नॉन शर्कराएं। फिर इनके भी दो पार्ट हैं। इनके दो पार्ट कौन से हो गए? एक हो जाएगा मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के अंदर एक एल्डोज होगा और एक कीटोज होगा। हमने आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है भाई, ठीक है। तो आप ध्यान से समझो, अभी हमने क्या कहा कि दो पार्ट में कार्बोहाइड्रेट, एक शुगर मीठी होती है, नॉन शुगर मीठी नहीं होगी भाई, ठीक। इसके भी भैया दो पार्ट है, जिनमें से पहला पार्ट है मोनोसैकेराइड। तो मोनो मतलब होता है एक, तो ये बिल्कुल सिंपल साधारण शुगर होती हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मोनो का मतलब एक, ये पहले से ही सिंगल है, पहले से ही एक है, तो इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। इनकी हाइड्रोलिसिस भी नहीं होती है, मोनोसैकेराइड कहलाती हैं, टेस्ट में मीठी होती हैं। इन्हें भी दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? तो मोनोसैकेराइड एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। नाम से ही पता चल रहा है, एल्डोज वो होते हैं जिनमें एल्डिहाइड समूह होता है। सर जी एल्डिहाइड समूह क्या होता है? केमिस्ट्री में सब पढ़ाया हुआ है। तो जिसमें CHO समूह होता है उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो ऐसे मोनोसैकेराइड जिनमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है एल्डोज कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला 6-12-6 होता है। स्ट्रक्चर देखो ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, जिनमें से CHO क्या है? एल्डिहाइड समूह है। एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और सबके नीचे एक एक OH यानी अल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। ये इसका फार्मूला है ग्लूकोज का। इसे अगर हम इकट्ठा करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो देखो एक CHO है, ये देखो एक CHO है तो CHO लिख दिया। फिर CHOH 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो CHOH 4 लिख दिया हमने। और C के संग में दो जब H है, CH2OH 1 है तो CH2OH लिख दिया हमने, ठीक। क्या है ये ग्लूकोज है। इसमें एल्डिहाइड समूह है, इसलिए इसे एल्डोज कहते हैं। दूसरा मोनोसैकेराइड क्या होता है? कीटोज होता है। तो वो मोनोसैकेराइड जिनमें कीटोन समूह होगा, एल्डिहाइड समूह है तो एल्डोज है, कीटोन समूह होगा तो कीटोज होंगे, कीटोज कहलाते हैं। जैसे फ्रक्टोज ग्लूकोज का फार्मूला एक ही होता है, 6-12-6, ठीक है भैया। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ, इसमें भी 6 कार्बन है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो इसमें CHO नहीं लगा, इसमें CO लगा हुआ है। बाकी सबके संग में OH होता है, हाइड्रोजन होता है। समझाने को इस स्ट्रक्चर को हम 2 घंटे और समझा सकते हैं, लेकिन ये वन शॉट है। तो आप आराम से आप सर्च करना कार्बोहाइड्रेट, हमारी वीडियो देखना, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। फिलहाल ये स्ट्रक्चर है, इसे इकट्ठा करते हैं तो एक CO आ गया, CHOH इसमें 3 होते हैं, और C के संग में जब 2 H है तो CH2OH 2 होते हैं। इनमें कीटोन है, इसलिए ये कीटो समूह कहलाता है भाई, ठीक। तो पहला मोनोसैकेराइड होता है जिनका जल अपघटन नहीं होता, मोनो मतलब अकेले हैं, उससे छोटा नहीं होगा। दूसरा ओलिगोसैकेराइड होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन हो जाएगा और ये टूट के मोनोसैकेराइड बनाएंगे, यानी अपने से छोटा मोनोसैकेराइड के 2 से 10 अणु बना लेंगे, ओलिगोसैकेराइड कहलाएंगे। जैसे टेस्ट में मीठे होंगे, पानी में घुल जाएंगे, जैसे चीनी, सुक्रोज हो गया। गांव वाले यही करते हैं, चीनी में पानी डाला, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाता है। तो ये क्या है? मोनोसैकेराइड के तो 2 अणु बनाए, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। दूसरा आपको पता है, शुगर के बाद नॉन शुगर होता है। तो नॉन शुगर क्या है? जिनकी हाइड्रोलिसिस जो है कराने से मोनोसैकेराइड, देखो ध्यान से समझो, नॉन शुगर को पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। पॉली माने बहुत सारे। तो जब सबसे पहले मोनोसैकेराइड, उनकी जल अपघटन नहीं होगा, जल से क्रिया नहीं करेंगे वो, ठीक, नहीं टूटेंगे। दूसरे वाले 2 से 10 अणु देंगे, और ये पॉली का मतलब बहुत सारे मोनोसैकेराइड देंगे, तो इसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। जैसे स्टार्च इसमें आ जाता है भाई, ठीक है। फिर प्रोटीन का स्ट्रक्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी समझ लो भैया क्या है। हमने आपसे कहा जब CHO से मिलकर बने होते हैं तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। समझिए,
CHO से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अगर इसमें N भी आ जाता है तो हम लोग उसे प्रोटीन कहते हैं। हमने आपको बताया प्रोटीन कैसे बनते हैं, तो एमिनो एसिड 1, एमिनो एसिड 2, बीच का बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड, कई एमिनो एसिड मिलते चले जाएंगे तो एक लंबी चेन बनेगी जिसे पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन कह देते हैं भाई। ठीक, कहां मिलती है? तो सोयाबीन में मिलती है, अंडों में, मछली में, दूध में, इन सब में ये पाई जाती है। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसका है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है हमने आपको बताया, एमिनो एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे क्या कहेंगे बताओ? उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। 2 एमीन एसिड मिले, पेप्टाइड कई मिले, पॉलीपेप्टाइड मतलब बहुत सारे, और इसी जो सीधा सीधा स्ट्रक्चर बन गया इसे ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर सेकेंडरी में क्या, जब वो लंबी लंबी चेन बन गई उसी को घुमा देते हैं, तो जब घुमाएंगे तो उसे हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को मोड़कर हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही पेपर में आता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक होता है अल्फा हेलिक्स, एक होता है बीटा हेलिक्स। तो जो अल्फा हेलिक्स होता है इसमें हमने आपको बताया एमिनो एसिड में कौन कौन है बताओ? एमिनो का मतलब NH2 माने एमीन, और एसिड का मतलब COOH। तो इस NH2 का NH ये देखो, और COOH का CO, इन दोनों के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? कमजोर बॉन्ड होता है। तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इस तरीके से एक घूमी हुई सीरीज मिलेगी हमें, जिसे हम अल्फा हेलिक्स, मतलब क्या होता है? घूमा हुआ स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। बीटा हेलिक्स क्या होता है? जब ग्रुप छोटे छोटे होते हैं, साइज छोटा होता है, तो बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। इसमें भैया कोई बॉन्ड नहीं बनता, पूरी चादर के तरीके से स्ट्रक्चर होता है, सीरीज खुली हुई होती है। जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार के स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड सीरीज की, पॉलीपेप्टाइड जो पूरी सीरीज है उसे कभी मोड़ते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी बॉन्डिंग करते हैं। 4 प्रकार के बॉन्ड इसमें होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, सबसे जोड़ तोड़ के एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिलहाल ये देखिए सेकेंडरी वाला अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर का चित्र पता होना चाहिए। ये देखो भैया, सीधी चैन को घुमा दिया इसलिए हेलिकल फॉर्म में, तो हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे। CO और NH के बीच में ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, CONH 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 के बीच में डॉट डॉट दिख रहा है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई। ठीक है। इसका क्वाटरनरी यानी चतुर्थ संरचना भी होती है। ज्यादातर प्रोटीन ऐसी होती हैं जिनकी छोटी छोटी यूनिट होती है, जब आप अल्फा और बीटा को मिला देते हो तब वो बन जाती है चतुर्थ संरचना भाई। ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है? तो जब प्रोटीन को बहुत गर्म कर दोगे तो भैया उसके स्ट्रक्चर टूटने शुरू हो जाएंगे, विकृत हो जाएंगे, जिसे हम विकृतीकरण या फिर डीनेचुरेशन कहते हैं भाई। ठीक। उसके बाद एक ह्यूमन हार्ट है, इसे आप पढ़ लेना, कार्डियक साइकिल हमने लिख ही दिया है। तो ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, सरल है मेरे भाई, 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं। ह्यूमन हार्ट क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर करने का काम करेगा, खून आएगा जाएगा। देखो कितनी आसान भाषा में हमने लिखा हुआ है। कोन शेप्ड होता है, इसका साइज लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसका जो वेट होता है लगभग 300 ग्राम के करीब होता है। 3 इसमें वॉल्स होती हैं। कौन कौन सी? जो दिल की सबसे बाहर की हृदय का आवरण होता है, कवर होता है, उसे आउटर प्रोटेक्टिव लेयर यानी एपिकार्डियम बोलते हैं। बीच वाली को मायोकार्डियम बोलते हैं और अंदर वाली को एंडोकार्डियम हम लोग बोलते हैं। चैम्बर कितने होते हैं? 4। राइट एट्रियम होगा जो क्या करेगा? रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है उसे बॉडी से रिसीव करेगा। ठीक। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स, यानी ये जो ब्लड हमने रिसीव कर लिया उसे लंग्स तक भेजेगा। लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा? फिर भाई सीधी सी बात है, अब जब वहां पे ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, अभी हमने बताया आपको, तो ऑक्सीजन अंदर चली गई, तो ऑक्सीजन जब पहुंच गई तो वहां पे ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो ये क्या कर लेगा? ये दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ले लेगा लंग से, और फिर लेफ्ट वाला क्या करेगा? पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, वापस बॉडी में भेज देगा। 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं, और यही इसकी वर्किंग है। इसी तरीके से ये काम करता है भाई। ठीक है। उसके बाद एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक। अधिकतर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, यानी किसी भी क्रिया के लिए कोई भी एंजाइम नहीं चलेगा, हर एक विशेष क्रिया के लिए विशेष एंजाइम चाहिए होता है। रिएक्शन के बाद एंजाइम फ्री हो जाते हैं और दूसरी रिएक्शन कराते हैं। ऐसा नहीं एंजाइम खत्म हो जाएगा, दूसरी रिएक्शन को कराने के काम आएगा। इनका जो टेम्परेचर है 25 से 35 पे एक्टिवेट रहते हैं। नॉर्मल पीएच इनका 5 से 7 पीएच वैल्यू पे काम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी एक टॉपिक है, चाहे तो आप देख सकते हो, पेपर में आ सकता है।
वो मिनिमम एनर्जी जो रिएक्शन को कराने के लिए जरूरत पड़ती है। एक्टिव का मतलब क्या है, जो रिएक्शन करते हैं वो सबस्ट्रेट होते हैं भाई। तो सबस्ट्रेट का मतलब क्या, ए ने क्रिया करी, बी से बनाया सी, तो ये लोग क्या है, सबस्ट्रेट हैं। तो इनकी जितनी एनर्जी जिससे ये लोग रिएक्शन कर लेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। इसके लिए एक रिएक्शन दी गई थी जिसे हम लोग आर्हेनियस की इक्वेशन कहते हैं, K बराबर AE की पावर माइनस का E अपॉन RT होता है। को फैक्टर क्या होता है, तो एंजाइम कभी कभी अकेला नहीं लड़ पाएगा, तो एंजाइम की ताकत को बढ़ाने के लिए उसमें को फैक्टर होता है, जिसे हम लोग को एंजाइम या को फैक्टर कहते हैं भाई। ठीक, जैसे को एंजाइम में विटामिन डिराइव्ड होते हैं, जिनमें विटामिन ज्यादा होता है, या कुछ मेटल आयन भी होते हैं जो क्या करते हैं, एंजाइम की ताकत को बढ़ाते हैं भाई। ठीक है, मैकेनिज्म में लॉक और की मॉडल है, बहुत सरल है। ताला कुंजी मॉडल क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे ताले में चाबी आके फिट हो जाती है, वैसे ही एंजाइम की जो सरफेस होती है उस पर खाली जगह होती है। उस खाली जगह पे जिन लोगों को क्रिया करनी है, मान लिया ए और बी को क्रिया करनी है, तो ए और बी आके इनकी सरफेस पे बैठेंगे, जो लोग क्रिया करवाएंगे, क्रिया करके भैया रिजल्ट बन गया, जाओ, और ये दोबारा से एक्टिव हो। जैसे हम एज एंजाइम ही तो काम करते हैं कि बच्चे यहाँ पे आते हैं, हमारी ये सरफेस है, ठीक, हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ये छत है, ये बिल्डिंग है पूरी, यहाँ आते हैं, बैठते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट यानी अपना रिजल्ट का उत्पादन करते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। एंजाइम थोड़ी मर जाता है, एंजाइम दोबारा से एक्टिव होता है, नए बच्चे आते हैं, नए भैया सबस्ट्रेट आते हैं, उनका रिजल्ट बनवाने में काम आते हैं। तो इस तरीके से लॉक की मॉडल काम करता है कि एंजाइम के पास सबस्ट्रेट आएगा, दोनों लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, बाद में एंजाइम फ्री हो जाएगा, और इस तरीके से रिएक्शन चलती रहेगी भाई। ठीक, एक ये इक्वेशन देख लेना, मैकालिस की जो मेंशन इक्वेशन है, V बराबर V मैक्स अपॉन Km प्लस S कंसंट्रेशन, S फॉर सबस्ट्रेट की सांद्रता भाई हमने लिख भी दिया है। V शुरुआत का वेग है, V मैक्स अधिकतम वेग है, S सबस्ट्रेट जो रिएक्शन कर रहा है उसकी सांद्रता है, और Km क्या है, मैकालिस का कांस्टेंट है भाई। ठीक है, ये पूरा वन शॉट है, हमने कुछ लपेटा लपूटी नहीं करी है। ये पूरी पीडीएफ जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा उनके में भी अभी ऐड करा देंगे, और उसके अलावा जिन लोगों का भी पेपर कल है, टेलीग्राम पे फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन कर लो, या सर्च कर लो बी डिकेड इन BSc। 85,000 के करीब लोग वहां पे जुड़े हुए हैं। तुरंत हम ये पीडीएफ डालना है, जाके मेरे भाई एक बार रिवाइज करो, और बाकी आपने अपनी तैयारी करी ली होगी। हम अपनी तरफ से जो एफर्ट्स कर सकते थे वो हमने कर दिए। सभी को गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। मिलते हैं तब तक के लिए, धन्यवाद, थैंक यू।